यूपीएससी 2022 की पीटी की परीक्षा 5 जून को हुई थी। द यूपीएससी पीटी 2022 पीटी एग्जाम was held on 5th June, Sunday. Now, this video is basically a very specific explanation कि बहुत ही सटीक आप लोग को क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन स्रोत से और क्यों इस तरह का क्वेश्चन बना है, ताकि आप लोग अपने रणनीति में, भविष्य के रणनीति में, फ्यूचर स्ट्रैटेजी में इस तरह के पढ़ाई को सम्मिलित कर सकें। हालांकि रिपीटिशन होगा, मेरे तरफ से रिपीटिशन होगा कि बार बार हम एक ही चीज़ बात कर रहे हैं। खास करके पटना के बच्चों को हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चाहे वो दिल्ली के स्टूडेंट्स हो, दिल्ली में जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स हों, या पटना में जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट हों, एक चीज़ बहुत कॉमन है। वो कॉमन ये है कि जब पहले ग्लांस में जब क्वेश्चन पेपर आप लोग देखते हैं तो क्वेश्चन इतना टफ आप महसूस करते हैं, और टफ इसलिए आप महसूस करते हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। आप उसका 2, 4, 5 स्टेटमेंट जो देख लेते हैं ना, उससे आप घबरा जाते हैं, और फिर आपको ये लगता है कि मेरा यूपीएससी अब कभी होगा ही नहीं। ये पटना के स्टूडेंट्स के लिए भी सही है, एंड दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। हम ये सब मिथ जो है आपको हटाना चाह रहे हैं। दूसरा, जो आप यदि आप पढ़े हैं बनेगा, और नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनेगा। अब इस तरह का विश्लेषण, इस तरह का एनालिसिस, इस तरह का सोर्स आपके सामने इसलिए लाना चाहते हैं, खास करके पटना के स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत तरीके से आप लोग भ्रमित होते हैं। हम न्यूज़पेपर में देख रहे थे, कुछ किसी टीचर का रेफरेंस था कि एनसीईआरटी को पढ़िए। अब बार बार हर एक चीज़ में एनसीईआरटी जो आप करते हैं, इसे 2 मतलब होता है। एक तो यदि आप खुद एनसीईआरटी पढ़े नहीं हैं, तभी जब बीपीएससी का क्वेश्चन हो, या सीडीपीओ का क्वेश्चन हो, या यूपीएससी का क्वेश्चन हो, साफ साफ एक ब्लैंक बोल देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत है। भ्रमित करने वाले बच्चों को भ्रमित कीजिएगा। यदि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 11th 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो भी इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रेंडी है, उसका सोर्स कुछ वेबसाइट्स है, वो आपको हम बताना चाहते हैं। तो इस तरह के जो अखबार में और जो टीचर पढ़ते लिखते नहीं है, रिसर्च करते नहीं, यूपीएससी मीन्स रिसर्च, तो इस तरह का नहीं करते हैं, उनके बातों पे मत आइए। इसीलिए पटना हब नहीं बन सका। अभी तक हम किसी का देखे नहीं है पीटी का एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन पेपर। प्रॉब्ली आई एम द फर्स्ट वन इन पटना टू एनालाइज द क्वेश्चन। बट एनीवे, चलिए हम सेट ए डिस्कस करेंगे, और सेट ए में ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बारीकी से हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे है। और इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, संविधान में संशोधन होता है, तो एक बात, पहला ऑप्शन ये कहता है कि अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब, यदि आप लोकसभा या राज्यसभा में या पार्लियामेंट में बिल लेके आ रहे हैं ताकि संविधान में संशोधन हो सके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सके, तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन जरूरी है। ये गलत है, देयर इज नथिंग एट दैट। लेकिन एक बार लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पारित हो गया, और फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एसेंट के लिए, अनुमोदन के लिए, ताकि वो कानून बन सके। ऐसे स्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अनुमोदन देना ही देना है। ही हैज़ टू गिव हिज और हर एसेंट। कोई प्रावधान नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपने पास रख ले, या लोकसभा राज्यसभा को वापस भेज दे कि भाई इसको देख लो,
इसमें कुछ संशोधन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। तो ये सही है। अच्छा, अब है कि ये बिल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, संविधान संशोधन बिल जो है, आपके लोकसभा में सेपरेटली, राज्यसभा में सेपरेटली रखा जाएगा और दोनों जगह से स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास कर दिया जाएगा। मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में बातें नहीं बनती है आपस में, तो संयुक्त बैठक का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई प्रोविजन नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। तो 3 सही है। तो सही ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी है, 2 and 3 ओनली। अब चलिए, जो बच्चे स्टूडेंट्स मेरे हैं उनके लिए आसान ये है कि आप इस टेस्ट को देखिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज करते थे, टेस्ट 18 हम लोग जो किए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ही ये पूरा टेस्ट था, 125 क्वेश्चन। इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की जब आप बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, सारा ये टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडियर्स आर फॉलोड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकता है। हाँ, कि संविधान संशोधन करेंगे तो इसके लिए बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। ये सही है। द बिल कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। विधेयक राज्य विधानमंडल में भी शुरू किया जा सकता है, ये गलत है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। बिल एक मंत्री द्वारा भी पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जो आप लोग टेस्ट प्रैक्टिस में किए थे, जो हम लोग टेस्ट सीरीज जो करते हैं। प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, यही आपके यूपीएससी का ऑप्शन था। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडर्स आर फॉलोड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। विधेयक को विशेष बहुमत से प्रत्येक सदन में पारित करना अनिवार्य है। ये ऑप्शन में था यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 13 में, ये आपके टेस्ट सीरीज में था, ये सही है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईस्ट हाउस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसी को कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। विधेयक को प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, ये भी सही है। प्रत्येक सदन को अलग अलग से विधेयक पारित करना होगा, ये भी सही। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज देयर इज अ प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन पैस। ये गलत है। जॉइंट सिटिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है नहीं। तो इस क्वेश्चन का स्रोत हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 का स्रोत जो है वो सिंपल, कोई भी पॉलिटी के बुक को ढंग के, अच्छी किताब को आप ढंग से उसको बारीकी से तोड़िएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको निकला। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको हिंदी में दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। द लॉ स्पेसिफाइज that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। कहने का मतलब है कि आप यदि नामित सदस्य हैं, है ना, यदि आपको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, तो ऐसे स्थिति में आप
6 महीना से पहले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका जो है सही है ना। मीन्स कि 6 महीना से पहले आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और ये ऑप्शन कह रहा है कि यू कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स। नो, यू कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ्स। तो ये आपका ये गलत हो जाता है। अब इसी को आप दूसरे टेस्ट में देखिए। टेस्ट 40 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट 40 दिए होंगे बच्चे। ये है टेस्ट 40, ये है आपका टेस्ट 40। इसी का हम लोग जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव ज्वाइंड राज्यसभा एज अ नॉमिनेटेड मेंबर इन जनवरी 2021। आप जनवरी 2021 में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। टू स्केप एंटी डिफेक्शन लॉ व्हेन यू शुड ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए आपको किसी राजनीतिक दल में कब शामिल होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में आप 6 महीने के बाद नहीं ज्वाइन कर सकते, 6 महीने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सही आंसर मार्च 2021। और यही इसी तरह का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये जो है, ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, वो कि नामित सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने से यदि आप 6 महीने के बाद ज्वाइन करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। 6 महीने से पहले ज्वाइन करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, लेकिन ये गलत है। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case। यहाँ पे देखिए कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर पे क्वेश्चन, और प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, डिफेक्शन केस यदि आता है तो कब तक वो जजमेंट उनको देना है। अब इस पे आप ये क्वेश्चन देखिए, हु डिसाइड्स ऑन अ डिफेक्शन पिटीशन। दल बदल याचिका पर फैसला कौन करता है। तो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट या असेंबली, संसद या विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है। अब जो है कि क्या टाइम फ्रेम दिया गया, व्हाट इज द टाइम फ्रेम गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसाइड अपॉन अ डिफेक्शन केस। दल बदल के मामले में निर्णय लेने के लिए संविधान द्वारा दी गई समय सीमा क्या है। तो कोई समय सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई कोशिश करके 6 महीने के अंदर आप दे दीजिए, लेकिन समय सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। तो इसके आधार पे जो है आपका ये जो 2 है ये आपका सही आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपका हम पॉलिटी का जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए कितना क्लोज मैच जो है हमारे टेस्ट सीरीज से ये हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। ये जो कहानी जो मार्केट में चलता है कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी आपके दिमाग को खोलता है, एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सकें। जिस तरह से 10वीं का रिजल्ट आपको 11th-12th में दाखिला लेने के लिए एलिजिबल बनाता है, जिस तरह से आपके ग्रेजुएशन पास होने पे आप यूपीएससी का परीक्षा दे सकते हैं, उसी तरह एनसीईआरटी आपके एक प्लेटफॉर्म बनाता है, पायदान बनाता है कि अब आप पढ़ना चालू कर सकते हैं। एनसीईआरटी का रोल वहीं तक है। कहीं कहीं एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है किसी किसी टॉपिक पे, उसको हम बराबर आप लोग को डिस्कस करते हैं, लेकिन पॉइंट ब्लैंक यदि कहिएगा कि जो एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़े हैं वो ये कर सकते हैं, ये गलत है, सरासर गलत है, बच्चों को भ्रमित करने वाली ये बात है। और अब जो है 1 से 25 आपको हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन का क्या क्या स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। क्वेश्चन है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ये कॉन्सेप्ट देखिए। और दूसरा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। रैपिड क्रेडिट
फैसिलिटी यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये जो आप दो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये किससे एसोसिएटेड है? ये किससे एसोसिएटेड है? यही है क्वेश्चन। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, या वर्ल्ड बैंक। हम बार बार पिछले वीडियो में भी हमेशा जब भी हम लोग UPSC की चर्चा करते हैं, हमेशा आपको कहते हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके वेबसाइट को जरूर देखिए। ये सब UPSC का फेवरेट है। ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट देखिए, और ये कॉन्सेप्ट आया है 1 मार्च 2022 को। ये सारे देशों के लिए है। दिस इज़ अ प्रोविज़न फॉर ऑल द कंट्रीज़ जिनको कि बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, या बहुत जल्दी अर्जेंट नीड पे उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट मार्च 1, 2022 को ये कॉन्सेप्ट आया था, ये कोविड-19 को लेके। एक और जो है, एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है मेंबर कंट्रीज़ के लिए, सदस्य देशों के लिए, IMF के सदस्य देशों के लिए। दूसरा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, RCF। ये कॉन्सेप्ट आया था मार्च 7, 2022 को। और ये जो है कि जो वो देश जिसका कि आय बहुत कम होता है, लो इनकम कंट्रीज़, और उनको जो है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है कंसेशन रेट पे प्रोवाइड करने के प्रोविज़न को हम लोग रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कहते हैं। खैर एनीवे, क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा गया है, सिंपली ये पूछा गया कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये जो प्रोविज़न है लेंडिंग का, ये पैसा देने का, क्रेडिट देने का प्रोविज़न है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका IMF से जुड़ा हुआ है। 1 का सही ऑप्शन है, 1 का सही ऑप्शन है आपका B। 1 का सही ऑप्शन है आपका B। ये आपका सही ऑप्शन है 1B। चलिए आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन को विथ ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, with reference to the Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. देखिए ये जो है 11-12 का जो इकोनॉमिक्स, NCERT का इकोनॉमिक्स है, उसको पढ़ेंगे तो भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। या आप रमेश सिंह का किताब है, बेसिक जो है अर्थव्यवस्था में किताब है, उसको पढ़ेंगे, उसमें भी ये मदद मिलेगा। ऑब्वियसली इस तरह का रेफरेंस जो है ना, ये रेफरेंस जो है आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों क्वेश्चन REER और NEER, ये क्वेश्चन क्यों आया, इसका सबसे सटीक आंसर है कि आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण यदि पढ़ेंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे बात की गई है उस सर्वेक्षण में, और ख़ास करके कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्था है इसको लेके। एनीवे, चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें। एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग NEER कहते हैं। दूसरा होता है रियल एक्सचेंज रेट, जिसको RER कहते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि मान लीजिए 1 रुपया है और $1, मतलब कितना रुपया चाहिए $1 को खरीदने में, है कि नहीं? तो इस पे यदि आप क्वेश्चन देखते हैं कि एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। कहने का मतलब कि यदि आप पहले 50 रुपये में $1 खरीदते हैं और
यदि आप 40 रुपये में $1 खरीदते हैं, अब मान लीजिए 2010 में आपको 80 रुपये में $1 खरीदते थे, 80 रुपये $1, और 2022 में जो है आप 60 रुपये में $1 खरीदते हैं, तो डॉलर के मुकाबले रुपया जो स्ट्रांग हुआ, तभी ना पहले 80 की जगह 60 रुपये में आप खरीद रहे हैं $1। तो ये पता चलता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से। तो 1 तो आपका सही है। अब देखिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसको देखिए। रियल जो है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है, ये आपका हमेशा आपका एक्सपोर्ट, आपके देश का एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बताता है, यानी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ये आपको जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से मालूम चलता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कि एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि RER में बढ़ोतरी होता है, तो आपका व्यापार के क्षेत्र में, खास करके निर्यात के क्षेत्र में, खास करके एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आपका कंट्री इंप्रूव हो जाता है। तो 2 का 1 और 2 दोनों आपका सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि इन्फ्लेशन की बात होती है, तो क्या इफ द इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, तो रिजर्व बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, या रुपए का मोल कम हो रहा है तो RBI जो है डॉलर बेचना चालू कर देती है। ये ऑप्शन नंबर 2 है। और यदि इंटरेस्ट रेट USA में, यूरोपियों में यदि डॉलर पे इंटरेस्ट रेट जो है कम होता है, तो RBI ललायित हो जाती है कि और से ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदे। इन तीनों में क्या सही है, इसको हम लोग जांचने के लिए जरा ये देखते हैं। देखिए RBI के पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत सारा तरीका होता है जिससे कि मुद्रास्फीति को वो रोक सके। एक तो है रेपो रेट को बढ़ा देती है, या CRR को भी बढ़ा देती है। तो ये सब है तरीका RBI के पास। लेकिन RBI क्या करती है कि कभी कभी बैंक से और जो निर्यात करते हैं एक्सपोर्टर से डॉलर खरीदना चालू कर देती है, क्योंकि यदि डॉलर नहीं खरीदती है इन्फ्लेशन के समय, यदि डॉलर नहीं खरीदती है बैंक से या एक्सपोर्टर से, तो ऐसे स्थिति में पूरा मार्केट में डॉलर फैल जाएगा, और जब डॉलर फैल जाएगा तब रुपए का मोल और कम हो जाएगा। तो RBI करती क्या है कि जो भी मार्केट में डॉलर आने का संभावना होता है, जहाँ जहाँ से उसको खरीद लेती है, तो ये रुपए का जो है डिप्रिसिएशन रोक देती है और उसको एप्रिशिएट कराती है। RBI का स्टेप है। तो कोई ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब 3 देखिए है कि यदि डॉलर खरीदने पे इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जा रहा है, कोई भी यदि आप कोई लोन में इंटरेस्ट रेट कम होता है तुरंत आप लोन लेते हैं। उसी तरह US और यूरोपियन मार्केट में यदि डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो RBI चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खरीदारी करें। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क consider the following statements. It is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club. पहले पेरिस क्लब के बारे में सुनिए। देखिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो पेरिस क्लब में है, पेरिस क्लब क्रेडिटर थे। उनका काम ये था कि जो भी लोन दिए हैं, पेरिस क्लब चाहती थी कि जल्दी से जल्दी लोन और समय पे लोन चुकाए। यही पेरिस क्लब का ये काम था। 60 साल तक उसमें फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा रहा। फिर धीरे धीरे इस दबदबा को कम किया चाइना और इंडिया भी, है ना। तो ये पेरिस क्लब का एक गुट है। अब देखिए कॉमन फ्रेमवर्क जो है ये है,
लो इनकम कंट्रीज को, उनका लिक्विडिटी मेंटेन रहे, लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, उनका जो डेट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो G20 पेरिस क्लब के साथ मिलकर ये कॉमन फ्रेमवर्क बनाई। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर होता है तो 4 का C है, बोथ 1 और 2। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम फिर बोले हैं गवर्नमेंट वेबसाइट। गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, हमेशा गवर्नमेंट वेबसाइट पे। हम बार बार बच्चों को बोलते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे तो आरबीआई के वेबसाइट पे जाइए, और आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ। और FAQ जब पढ़ेंगे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड जो है, इसमें गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ IIBs, ये सही है। IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 1 और 2 यही है। तो वेबसाइट, IMF का वेबसाइट बताएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको NCERT में नहीं मिलेगा जो लोग कहते हैं। तो अपना जब आप सिलेबस बढ़ाइए, पढ़ने का तरीका बनाइए, तो इस तरह के सोर्स को भी सम्मिलित कीजिए। हम लोग अपने कोर्स में ये सब डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर। बात है रियल सेक्टर, है ना। तो पहले तो आप रियल सेक्टर का अर्थ समझिए क्या है। रियल सेक्टर का मतलब ये होता है कि, या रियल इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे ये उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हो, उसको खरीदा जाए, एक लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, सब कुछ होता है, मतलब एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है। ठीक इसके कॉन्ट्रास्ट में है फाइनेंशियल इकोनॉमी, या कहिए मॉनेटरी इकोनॉमी, जो कि सिर्फ पैसे के एस्पेक्ट को, मनी एस्पेक्ट को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डील करता है। ये बेसिक है रियल इकोनॉमी। हाँ, ये चीज़ हम कह रहे हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये NCERT इकोनॉमिक्स 11th और 12th में, 11th और 12th का NCERT इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो आपको हल मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। Which of the following activities constitute real sector in the economy? Farmers harvesting the crops, भाई किसान उत्पादन कर रहे हैं, रियल इकोनॉमी है। टेक्सटाइल मीन्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, मतलब कपास लेके आए, कॉटन लेके आए, उसको कपड़ा में तब्दील कर रहे हैं, तो एक आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है। तो 1 और 2 जो है आपको साफ साफ लग रहा है कि रियल सेक्टर है। अब कोई बैंक है, दिल्ली में बैठी है, कोई ट्रेडिंग कंपनी को पैसा दे दी, ट्रांसफ़र कर दिया RTGS, या कोई बॉडी है, कोई ट्रेडिंग बॉडी है, वो रूपी बॉन्ड जो है देश से बाहर भेज दी। तो ये सब फाइनेंशियल इकोनॉमी हो गया, मॉनेटरी इकोनॉमी है। यहाँ पे आर्थिक गतिविधि, लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन आप नहीं देख रहे हैं। तो 3 और 4 जो आंसर है रियल मॉनेटरी इकोनॉमी का, फाइनेंशियल इकोनॉमी का, और 1 और 2 जो है ये है आपका रियल सेक्टर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। इसका हम स्रोत बताते हैं आपको। इसका स्रोत ये है कि आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, है ना, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो यहाँ पे उस बड़ा खास मेंशन किया गया है इस एक्ट के बारे में कि फाइनेंस एक्ट 2012 रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ ऑफशोर इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लोकेटेड इंडिया हैज़ बीन नलिफाइड बाय द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये चीज़ रेफर किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, और ध्यान से हम बार बार करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। और यदि आप इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब सही ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे में तो और कम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान सा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, यदि मान लीजिए कोई फॉरेन विदेशी कंपनी है, भारत इन्वेस्ट कर रही है ना, लेकिन टैक्स दे रही है अपने देश को और उसको प्रॉफिट मिल रहा है, भारत इन्वेस्ट कर रही है, उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका टैक्स दे रही है अपने देश को। इसी में अमेंडमेंट हुआ, इसी को हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। 8 का सही ऑप्शन है बी है, डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ये सब कॉन्सेप्ट्स है, यदि इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ेंगे ना आप, तो डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, ये सारा चीज़ आप लोग हल कर पाएंगे। अब डेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नया तकनीक करेंगे तो आप पूंजी व्यय तो कर ही रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, नया तकनीक मैंने पूंजी लगा रहे हैं, तो नया टेक्नोलॉजी कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है ही। अब देखिए डेब्ट, ये अगला सेकेंड ऑप्शन है डेब्ट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि डेब्ट फाइनेंसिंग क्या होता है कि अपना एक इंस्ट्रूमेंट, एक डेट इंस्ट्रूमेंट बेचती है कोई कंपनी, है ना, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग कब होता है? जब कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ती है। डेट फाइनेंसिंग तभी होता है जब कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ना, काम करने के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तब क्रेडिटर लेके आती है और फिर डेट इंस्ट्रूमेंट, हम आपसे 100 रुपये दिए, इस दिन लौटा देंगे। तो डेट फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब देखिए ठीक डेट फाइनेंसिंग का अपोजिट है इक्विटी फाइनेंसिंग, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है अपना स्टॉक इशू कर देती है पैसा लाने के लिए, तो उसको अपना स्टॉक है और उसी स्टॉक को इशू कर देती है, इसको लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेट फाइनेंसिंग में पैसा लौटाने की जरूरत है। यही कॉन्सेप्ट है, बहुत डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो 9 का जो है 1 और 2 दोनों सही है। कोई क्वेश्चन में ख्याल से छूट गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसका ओनली 2 इज करेक्ट, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन फिर हम बता रहे हैं, जो आप लोग जो कहते हैं ना कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये सब गलत बात है। आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, और इकोनॉमिक टाइम्स में ना बड़ा बोल्ड हेडिंग में लिखा हुआ था, ये 22 जून 2021 का इकोनॉमिक टाइम्स है। इसमें ये है, हेडिंग है, इंडियाज न्यू ई कॉमर्स रूल्स दैट कुड जोल्ट फॉरेन लोकल प्लेयर्स। माने जो नया ई कॉमर्स रूल है, जो फॉरेन प्लेयर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग को भी धक्का पहुंचा और यहाँ के लोकल पर इंडियन प्लेयर को भी। इसी पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आधारित है, और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी,
क्वेश्चन नंबर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका मतलब समझिएगा कि परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सन्याल कमिटी द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वॉज पास्ड। इसका मतलब होता है कि एच.एन. सन्याल कमेटी बैठी और उसके रिकमेंडेशन पे, अनुमोदन पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास हुआ। एक ऑप्शन ये है, समझिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। यदि मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मैटर होता है जिसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, तो संविधान के तरफ से ये प्रावधान है, यानी आपको प्रावधान जानना पड़ेगा कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये प्रावधान दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद बे खुद पनिश करे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। मैंने संविधान बताती है दो भाग में कॉन्टेम्प्ट को बांट चुकी है, सिविल कॉन्टेम्प्ट और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये चार ऑप्शन है। अब इसका देखिए डिस्कशन क्या है ना। इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 4, यानी बी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन आपका सही है ना, ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। लेकिन इस निर्णय पे पहुंचने से पहले आप जरा इस डिस्कशन को भी देख लीजिए। पहला कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कॉन्सेप्ट है ये लॉर्ड डिप्लॉक लेके आए थे। लॉर्ड डिप्लॉक ही ये शब्द लेके आए थे, गढ़े थे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। और कॉन्टेम्प्ट कोर्ट जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक ही एक्ट है जिसको हम लोग कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल है, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 क्लॉज 2, यानी दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142 खंड 2। ये दोनों आर्टिकल बताती है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रावधान है वो संविधान में दिया हुआ है। इसी को तो और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 129 ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उसके पास पावर है पनिश करने का कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और आर्टिकल 142 ये कहती है कि पार्लियामेंट जो है प्रोविजंस बना सकती है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर। अब यही सब आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 के चलते बहुत सारा डिबेट हुआ। फिर 1961 में 1961 में एच.एन. सान्याल के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बैठी जो कि अपना रिपोर्ट दी 28 फरवरी 1963 को। और ये रिपोर्ट जो है रिपोर्ट एक एक्ट के रूप में, एक कानून के रूप में आया जिसको हम लोग कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहते हैं। ये एक्ट जो है सिविल और क्रिमिनल दो तरीके का कॉन्टेम्प्ट की बात करती है। अब चलिए इसी पे हम लोग जो क्वेश्चन देखिए कि परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वॉज पास्ड। ये सही है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 129 है, ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया नहीं डिफाइन करती है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 यही जो है आपका ये करती है, तो ये आपका गलत है। पार्लियामेंट 142 से पार्लियामेंट के पास प्रोविजन है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ये नियम बना सके, तो 1, 2 एंड 4 सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रेकग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस कर चुके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए अनुच्छेद 74 में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट को इंडिपेंडेंट
ये डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी की बात नहीं करता। लेकिन 91st अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में पास हुआ था, इसमें ये बात किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को मिला के जो भी मंत्री होंगे, लोकसभा के लोकसभा का जो कुल संख्या है सदस्यता का, उसका 15% से ज़्यादा नहीं होगा। सो द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total number of members in the लोक सभा। तो ये आपका 2 सही है ना? ये 2 आपका सही है, ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। देखिए, लोकसभा कि जो एक्सक्लूसिव पावर है, इमरजेंसी राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से रेटिफाई होना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का महाभियोग या इम्पीचमेंट दोनों से होगा। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यदि सरकार गिराने का नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये एक्सक्लूसिव पावर है सिर्फ लोकसभा का। तो 15 का सही ऑप्शन है 2। ये किसी भी बेसिक किताब से आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट भी समझिए कि संविधान में है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग चुनते हैं एमपी को, तो वो एमपी कहाँ बनते हैं? लोकसभा में। हम लोग डायरेक्टली राज्यसभा के एमपी को नहीं चुनते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग डायरेक्टली लोकसभा के एमपी को चुनते हैं। तो जितने भी मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, उनका दायित्व है लोकसभा के सदस्य के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा उत्तरदायी है हम भारत के लोगों के लिए। इसीलिए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिर्फ ये लोकसभा के पास ही ये पावर। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the parliament। नहीं, ये सिर्फ अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल नहीं, ये गलत है। According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints him resigns। देखिए, अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कैसे होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। मीन्स अटॉर्नी जनरल इज अपॉन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब सरकार जो है गिर गई है, सरकार बदल गई, इलेक्शन के बाद दूसरी सरकार आ गई, तो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकली चलता है। लेकिन संविधान में इस तरह का कोई बात नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन तभी देती है, उसी को देती है जो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट की। ये गलत है। तो नीदर 1 नॉर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन, नीदर 1 नॉर 2। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू द रिट्स issued by with reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty। देखिए, मैंडेबस किसी पे लग सकता है यदि आप पब्लिक ड्यूटी, या मान लीजिए प्राइवेट स्कूल है लेकिन आप पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो हैं परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं, बीपीएससी का परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं, तो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, तो मैंडेबस वहां लग जाएगा। तो ये जो है 1 आपका सही है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा, लेकिन तभी लगेगा जब आप पब्लिक जो है पब्लिक काम कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका सही है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट में बी अ गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक, गवर्नमेंट मीन सार्वजनिक, पब्लिक, तो यहाँ तो लगेगा, तो ये गलत हो जाता है। अ पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का देखिए, इसमें एक
क्वो वारंटो में एक इस ऑप्शन नंबर 3 में समझा कीजिए कि ऑप्शन नंबर 3 जो है कि अटॉर्नी जनरल का अप्रूवल चाहिए। बिना अटॉर्नी जनरल का अप्रूवल का है ना क्वो वारंटो लगता नहीं है, क्योंकि कौन पब्लिक ऑफिस पे है, कौन पब्लिक कंसर्न पे है, कौन, ये प्राइवेट डिस्प्यूट का मैटर नहीं है। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है कि नहीं, पब्लिक चेयर पे बैठा है कि नहीं, वो काम कर रहा है, वो पब्लिक कंसर्न का है कि नहीं, ये डिसीजन लेती है क्वो वारंटो का, ये डिसीजन लेती है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल यदि प्राइवेट इंडिविजुअल यदि क्वो वारंटो का पिटीशन डालते हैं तो उनको अटॉर्नी जनरल का परमिशन चाहिए। तो ये क्वो वारंटो में ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन हो जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंटो, यस प्रोवाइडेड ही टेक्स अप्रूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो 18 का सही ऑप्शन है आपका 1 और 3। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये बहुत आसान है ना। आपको चुपचाप गवर्नमेंट ये सरकारी परियोजना है, इस वेबसाइट पे जाना है और जहाँ इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको मालूम चलेगा कि 1, 2 और 3 जो है ये सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, थोड़ा सा हम लोग को डिटेल इसमें जाना पड़ेगा। विथ रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ये देखिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, ये है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। हमेशा बार बार ये कहते हैं कि मेंस की पढ़ाई है, मेंस की पढ़ाई कीजिए, मेंस की पढ़ाई कीजिए। मेंस पढ़ाई बेस्ड ही आपको आगे बढ़ाएगा। अब इसमें हम लोग चलते हैं, देखिए कौन सेक्शन से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको देखिए। हम आपको स्रोत की बात कर रहे हैं, सोर्स की बात कर रहे हैं कि आप यदि सही तरीके से सही चीज़ को देखेंगे तो रूल्स ऑफ बिजनेस है इन द लोकसभा। यहाँ पे देखिए, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड नॉमिनेशन ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखिए किस तरह से क्वेश्चन को उतारा गया है। आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन को उतारा गया है, एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन को जो है उतारा गया है। ये देखिए, ये सेक्शन है इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड नॉमिनेशन ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, ये सेक्शन है। आप अब हम लोग चलते हैं इस लाइन पे, पढ़िए इसको। द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स एंड द सेक्रेटरी जनरल शैल सेंड टू एवरी मेंबर नोटिस ऑफ दिस डेट। ये देखिए, अब आपको किताब भी दिखा दिए, रूल बुक भी दिखा दिए। अब क्वेश्चन पे देखिए, विथ रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर of Lok Sabha consider the following statements. As per the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. अब ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये सही है, ये सही है, लेकिन ये देखिए किस तरह से इस चीज़ को उतार दिया गया है, डायरेक्ट उतारा गया है। अब चलिए, अब सही जो हम लोग को इसमें ऑप्शन देखना है, सही ऑप्शन। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर, ये सॉरी, ये एक मिनट, फर्स्ट सही है, ये गलत है ना। और तीसरा, डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रेसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट द रूलिंग, ये आपका सही है। तो सही ऑप्शन है 1 और 3, ये आपका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत है, इसका जो स्रोत है डायरेक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, या डायरेक्ट इसी से ये क्वेश्चन पूछा है। हम हमेशा कहते हैं मेंस ओरिएंटेड बनिए। देखिए
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। यदि आप अच्छे अच्छे आर्टिकल, अच्छे अच्छे मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिएगा, एक आर्टिकल ही है, रिसर्च पेपर, रिसर्च करना ही पड़ेगा हम लोग को। यूपीएससी में एटलीस्ट टीचर्स को रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा, तभी वो बच्चों को गाइड कर पाएंगे। अदरवाइज अंदाज में कह देना कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो फिर बेकार की बात है। तो जो राइस कल्टीवेशन होता है उससे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट होता है। यही है क्वेश्चन आपका, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर है आपका राइस। और देखिए इस आर्टिकल को देखिए, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम कन्वेंशनल एंड मॉडिफाइड राइस कल्टीवेशन सिस्टम्स इन साउथ इंडिया। एकदम डायरेक्ट है, जब दिमाग लगाना ही नहीं है। तो जब आप जानेंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसको एसआरई मेथड भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर की इस्तेमाल की जाती है। ऑर्गेनिक जो है हम लोग खाद इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कम बीज से ज़्यादा हम लोग का उत्पादन होता है। चूँकि ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा करते हैं तो गैस हाउस एमिशंस उतना ज़्यादा होता नहीं है, जो कि मीथेन बहुत ज़्यादा राइस प्रोडक्शन से होता है। लेकिन एसआरई सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इस्तेमाल करेंगे, तो सीड रिक्वायरमेंट तो कम होगा ही होगा, मीथेन प्रोडक्शन भी आपका जो कि ग्रीन हाउस गैस है वो भी कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। वो है बी लेक फैग्यूबाइन। इसके बारे में जो देखते हैं, ये है लेक फैग्यूबाइन जो कि धीरे धीरे डिसअपियर कर रहा है। ये माली में है, सहारा डेजर्ट में लाई करता है, और इसमें जो पानी था नाइजर रिवर से आता था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होते चला गया, अब ये ना के बराबर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, गांडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। आंसर है इसका सी पेनार। जरा इसके बारे में भी देख लिया जाए। ये है आपका गांडीकोटा कैनियन, ये पेनार नदी से ये बना है, उसके दाहिने किनारे पे है ये। जब आप हिस्ट्री में कल्याणी चालुक्य भी पढ़ेंगे, या नायक के बारे में पढ़ेंगे, या गोलकोंडा सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह का आपको रेफरेंस मिल जाता है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह का रेफरेंस आपको उसमें भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की सही से पेयरिंग है, तो सही से पेयरिंग जो है वो आपका नंदा देवी और कुमाऊं हिमालय पे है, बस यही है। तो इसका सही आंसर है बी 2 ओनली। बाकी हम लोग आपको डिस्कशन से क्लियर हो जाता है। देखिए ये है आपका जो पहला ऑप्शन है आपका नमचा बरवा। नमचा बरवा हिमालय में पढ़िएगा, और नमचा बरवा जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़िएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी जब टर्न करके इंडिया में आती है, यही नमचा बरवा से ही टर्न हो जाती है, और तिब्बत हिमालय में है। और जो पर्वत श्रृंखला पे है उसको हम लोग नमचा बरवल हिमालय कहते हैं। नंदा देवी आपके गढ़वाल हिमालय पे है, ये है उत्तराखंड, और यहाँ पे है आपका नंदा देवी। तो नंदा देवी सही है, गढ़वाल हिमालय पे है। और दूसरा है नोक्रेक पीक। नोक्रेक ये देखिए मेघालय है, और मेघालय में गारो हिल्स है, गारो हिल्स, और गारो हिल्स का सबसे ऊंचा जो चोटी है ये नोक्रेक पीक है, और जो ऑप्शन में सिक्किम है ये गलत है। तो सही ऑप्शन आपका 25 का
सिर्फ 2 है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। नौकरी होना चाहिए मेघालय में और नामचा बरवा होना चाहिए तिब्बत में। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन में आपको सोर्स सहित बताएंगे कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। पटना के बच्चों को, मैंने बिहार के बच्चों को, पटना के बच्चों के लिए जो पटना में रह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि आप लोग को सही गाइडेंस इन द सेंस कि सही तरीका यूपीएससी कैसे पढ़ना चाहिए या सिविल सर्विसेज। बहुत ज़्यादा आप लोग गेस ओरिएंटेड होते हैं, गाइड से पढ़ते हैं, चीप मैगजीन से पढ़ते हैं। तो अच्छे न्यूज़पेपर, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी करना खुद एक जीवन जीने का तरीका होता है ना। उसको आध्यात्मिक रूप से साल 1.5 साल लगातार अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर को, अच्छे अच्छे मैगजीन को पढ़ना चाहिए और मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी ये पीटी निकलेगा। तो चलिए, इसके साथ ऑल द बेस्ट। और यदि किसी तरह का डाउट हो, आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं।